नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, क्या 5 साल चल पाएगी एनडीए सरकार? विपक्ष के सरकार की स्थिरता पर इन्हीं हमलों का अमित शाह ने चंडीगढ़ से जवाब दिया। इस दावे के साथ कि 2029 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन एक सच यह भी है कि जो मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में नहीं हुआ, वो तीसरे टर्म के शुरुआती दिनों में ही नजर आ गया। कई मुद्दों पर विपक्ष के साथ सरकार के सहयोगियों की विचारधारा मेल खाती नजर आती है, जिसने बीजेपी को असहज करने का काम भी किया। लेकिन क्या यह नाराजगी इतनी है कि पक्ष में खड़े सहयोगी विपक्ष के पाले में जा खड़े हों? आज आंकड़ों के साथ साथ सियासी गुणागणित से आप समझिए कि संसद में आर पार क्या गिर जाएगी सरकार। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना। मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं। ये सरकार नहीं चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। एक दशक में ही केंद्र में एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार का दौर खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी अकेले बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। बीजेपी जिसे 400 पार की उम्मीद थी, वो 402, 272 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए और महज 240 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में सरकार बनाने के लिए पहली बार गठबंधन के सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। सहयोगी दलों के 53 सीटों की मदद से सत्ता में बने रहने में कामयाब तो हो गए, लेकिन गठबंधन वाली सरकार चलाने की चुनौती इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर साफ नजर आती है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार एनडीए की सरकार को बैसाखी की सरकार करार दे रहा। साफ कह रहा है कि जनता ने जिसकी सरकार को नकारा, उसकी सरकार गठबंधन की बैसाखी पर ज्यादा नहीं चलने वाली। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। विपक्ष लगातार मोदी सरकार के 5 साल तक नहीं चलने की मुनादी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि सरकार 5 साल तक चलेगी और बहुत ही मजबूती के साथ चलेगी। देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर करारा वार किया। गृह मंत्री ने आगे कहा कि जितनी सीटें विपक्ष ने मिलकर जीती हैं, उससे ज्यादा सीटें अकेले बीजेपी के पास हैं। साथ ही 2029 में एक बार फिर इंडिया गठबंधन को विपक्ष में बैठने की नसीहत दी। उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से
ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपने प्रदर्शन से गदगद है। यही वजह है कि सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। उसे हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली और जल्द ही राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके हैं। ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगर मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल की बात करें तो दोनों ही बार जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया, जिसकी वजह से सरकार चलाना बीजेपी के लिए आसान था। लेकिन इस बार मामला फंसा है। मोदी सरकार को सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में सरकार के हर एक फैसले में गठबंधन के सहयोगियों की सहमति जरूरी होगी। साथ ही कई मुद्दों पर तनाव की स्थिति बनेगी। ऐसे में सरकार चलाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला। जो शुरुआत में अभी दिखाई दे रहा है, बीजेपी भले ही 240 सीट पाई, भले ही एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन इसके बावजूद कहीं उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव है। कई चीजों में थोड़ा बीजेपी और एनडीए बिखरी हुई नजर आ रही है। उसको समेटने की और फोकस्ड अप्रोच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपोजिशन कम से कम सरकार की भविष्य को लेकर लगातार इसीलिए हमला कर रहा है ताकि अस्थिरता का माहौल रहे और बीजेपी हमेशा पैनिक में रहे। आखिर विपक्ष लगातार एनडीए सरकार गिरने की बात क्यों कह रहा है? क्यों उन्हें लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली? इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो दरअसल जो सियासी गुणागणित है, जो आंकड़े कहते हैं, उसे भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि विपक्ष बार बार ये दोहराता है कि एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं और गिर जाएगी। राहुल गांधी का वो बयान आपको याद होगा, जब इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि संख्या इतनी कम है सरकार की कि स्थिति बहुत नाजुक है और छोटी सी गड़बड़ी भी इसे गिरा सकती है। तो ऐसे में देखिए हालात क्या नजर आते हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ या पक्ष में नहीं जाते, आप कह सकते हैं। गठबंधन में असंतोष की स्थिति सबसे बड़ी बात। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ गई, कोटा के भीतर कोटा को लेकर घटक दलों के बीच ही बेचैनी देखने को मिली। जेडीयू का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। उधर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा इस फैसले को एससी समुदाय में बंटवारा डालने वाला फैसला उन्होंने करार दिया। अपना दल की अनुप्रिया पटेल एक और चोट उन्होंने की, सीधे सीधे जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ी हो गई है, एक तरीके से विपक्ष के साथ इस एक मसले पर। आगे देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर नीतीश नायडू, उन पर संशय बरकरार है। हालांकि बजट में उनको विशेष पैकेज देकर इस नाराजगी को सरकार ने पाटने की कोशिश जरूर की, लेकिन खबर यह है अंदर खाने दोनों दलों में इसको लेकर अब भी नाराजगी है। रही सही कसर जो है वो राज्यों के जो विरोधी हैं उनके वो कटाक्ष करके पूरी कर देते हैं ताकि ये मसला जो है वो गर्माता रहे। आगे दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में महायुति में टेंशन आप जानते हैं, सीट बंटवारे को लेकर पहले भी हो चुका है 2024 के दंगल में, अब भी इस साल तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में सीट बंटवारे पर यह खींचतान बढ़नी तय है। आगे एकजुटता रहेगी या क्या बिखराव होगा, देखना होगा। यूपी में भी सहयोगी दलों की नाराजगी खुल कर सामने आती है। बुलडोजर एक्शन, उस पर नाराजगी आई, नेम प्लेट वाले फैसले पर नाराजगी सामने आ चुकी है। और अब जैसा हमने अनुप्रिया पटेल का जातीय जनगणना को लेकर आपने सुना, ऐसे में चुनौती क्या है? तो देखिए, गठबंधन को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती उभर करके मोदी सरकार, एनडीए सरकार या कह लीजिए उनके सामने आ जाता है। हालांकि अगर आप आंकड़ों की बाजीगरी पर गौर करें तो विपक्ष के दावों में हकीकत कम, सिर्फ सियासी बयानबाजी ज्यादा नजर आती है। कैसे, उसे समझने के लिए हम आपको आंकड़े दिखाते हैं, उससे बखूबी आप समझ पाएंगे कि सरकार रहेगी, जाएगी, या विपक्ष जो कह रहा है उसके दावों में दम है। एनडीए देखिए और इंडिया, बीजेपी 240, टीडीपी 16, जेडीयू सहयोगी के रूप में 12, ये एसएस शिवसेना शिंदे गुट जो है 7, अदर्स 17, कुल मिलाकर के 292। इंडिया गठबंधन देखिए सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, डीएमके 22, टीएमसी 29, अदर्स 47, कुल मिलाकर के 234। अंतर आप देख सकते हैं 292 234 का, यानी बीजेपी को बहुमत से दूर रखने के लिए 21 सीटों की दरकार है। 292 के हिसाब से 21 सीटें चाहिए बहुमत से हटाने के लिए। लेकिन अगर सरकार गिरती है
तो उस स्थिति में क्या होगा, अब उस पर भी नजर डाल लेते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये तो 264 यानी 16 हटा दीजिए, टीडीपी 12, जेडीयू 264 पर बहुमत से 8 कम नजर आता है। लेकिन यहां देखिए, अगर मैं 234 में टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 जोड़ भी दूं तो बहुमत से अब भी ये 10 कम रहते हैं, यानी कि 262। दोनों दल इंडिया गठबंधन के साथ आ भी जाते हैं तो भी इंडिया गठबंधन बहुमत से काफी दूर रहेगा। अभी इंडिया के पास 234 सांसद हैं, ऐसे में 28 सीटें जुड़ भी जाती हैं तो भी, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं ये आंकड़ों से, जो बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा है 72 का, उससे 10 कम है 262 पर। ऐसे में बिना अन्य के सहारे कोई सरकार बना नहीं पाएगा, तो फिर वहां जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। और ऐसी स्थिति में यह समझ लीजिए कि अन्य की भूमिका पर सरकार बनेगी। ऐसे में अगर वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो विपक्ष के बयानों का आधार आप खुद समझ सकते हैं, समझ से परे नजर आता है। यह हवाई ज्यादा ठोस कम दिखता है। दरअसल विपक्ष जो कयास लगा रहा है उसमें एक कारण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने राज्यों से एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और आरक्षण लाभ प्राप्त करने से उन्हें अलग करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने को कहा। इस मुद्दे पर एनडीए के घटक दलों में बेचैनी देखने लगी। एनडीए के घटक दलों में शामिल चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी और आरपीआई ने इस फैसले का विरोध किया है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि फैसले के बाद राज्य केंद्र में मतभेद हो, फैसले से दलित आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 1 अगस्त 2024 के निर्णय से सन 2004 के निर्णय को पलट दिया है, जबकि इस निर्णय से अनेकों मतभेद उत्पन्न होंगे। इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखिलेश यादव और संजय राउत जैसे नेता ही एनडीए सरकार गिरने की मुनादी कर रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने भी कई बार इसका जिक्र किया है। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जगह खाली हो गई, भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है, संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है, छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है, बस किसी एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना है। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने धार्मिक तनाव का फायदा उठाने की कोशिश की। भारत के बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग को उन्होंने घुसपैठिए कहा। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी बार बार कहते रहे कि कांग्रेस निचली जाति के हिंदुओं के लिए निर्धारित रोजगार और अन्य आरक्षण को खत्म कर देगी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा उन्हें लगा कि वो नफरत फैला सकते हैं, गुस्सा फैला सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने इस चुनाव में इसे खारिज कर दिया। यही कारण है कि एनडीए गठबंधन संघर्ष करेगा, क्योंकि 2014 और 2019 में पीएम मोदी के लिए जिस चीज ने काम किया वो अब काम नहीं कर रहा। एक तरफ राहुल ने बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों की सरकार गिराने का दावा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी से लेकर उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने साफ किया कि राहुल के दावों में रत्ती भर भी दम नहीं और वो दिन में सपने देखना बंद करें। राहुल गांधी क्या बोलते हैं या उन्हें भी नहीं पता होता, इसलिए उनकी बातों को न उनकी पार्टी गंभीरता से लेती है और न ही देश की जनता। राहुल गांधी इतना भी लंबा न फेंके कि बॉल बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को चकमा देकर सीधी बाउंड्री लाइन पार कर जाए। झूठ की सियासत करने वाले राहुल नाम भी बता दे कि एनडीए के कौन कौन से नेता उनके संपर्क में है। राहुल गांधी जी को दिवा स्वप्न देखने की आदत हो गई, इसलिए इस तरह के उल जरूर बयान दे रहे हैं। सत्ता तो नहीं मिली है, लेकिन सत्ता विलाप भी लगातार चल ही रहा है।
इस तरह के बयान राहुल जी सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि उनके कुनबे के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, कोई भगदड़ उनकी तरफ से ना मचे। एनडीए की तीसरी बार सरकार बन जाने के कारण राहुल गांधी जी हताश है और निराशा में अनाप शनाप बात कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। उसको दिवा स्वप्न कहते हैं, जो कि आपको देखने का अधिकार है, पर सरकार बनाने का अधिकार जनता ने एनडीए को दिया है। राहुल के इस बयान के पीछे गठबंधन के सहयोगियों में असंतोष की स्थिति को माना जा रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट की नाराजगी है, तो वहीं बिहार में जेडीयू और बीजेपी में कोऑर्डिनेशन की कमी। यही वजह है कि इस बात को आधार बनाकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। वर्तमान संसद में विपक्ष की मजबूती सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पहले किसी भी बिल को पास कराने के लिए सरकार को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार विपक्ष इतना मजबूत है कि सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले विपक्ष की चुनौतियों से पार पाना होगा। यही वजह है कि मजबूत और संगठित विपक्ष बार बार एनडीए सरकार के गिरने की भविष्यवाणी भी कर रहा है। जितने भी उनके साथ इस समय लोग जुड़े हैं एनडीए में, वो इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको अपने साथ रखती है उसको धीरे धीरे खा जाती है, यानी कि उनके सांसदों को तोड़ देगी। कोई उनके अंदर नैतिकता बीजेपी के अंदर नहीं है, तो वो सभी पार्टियां असुरक्षित हैं। उनको पता है कि अगर बहुत दिन हम बीजेपी के साथ रहे तो हमारे सांसद चले गए, उनका खेल खत्म। तो इसलिए ये सरकार कभी भी गिर सकती है। जिस वक्त चुनाव के नतीजे आए उस वक्त से ही राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को हारा हुआ करार देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कई बार ये बात खुले मंच से बोली है कि देश की जनता ने मोदी सरकार को नकार दिया है। हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। बहरहाल भले ही विपक्ष मोदी सरकार के गिरने की बात कर रही हो, लेकिन फिलहाल आंकड़ों को देखें तो ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आती, क्योंकि अगर नीतीश और नायडू जैसे नेता एनडीए का साथ छोड़ भी देंगे तो इंडिया गठबंधन बहुमत से दूर ही रह जाएगी। वहीं एनडीए के साथ रहने से पूरे 5 साल इन्हें राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि ये राजनीति है और राजनीति में कोई भी दल कब अपनी नीति बदल दे कोई नहीं जानता। ऐसे में मोदी सरकार भी खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। ये सवाल पूरे 5 साल उनके जहन में चलता रहेगा। तो आंकड़ों के लिहाज से आपने समझा, अब सियासी गुणागणित जो है उस लिहाज से विपक्ष के दावे कितने दमदार नजर आते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आपको दिखाया कैसे आंकड़ों से इंडिया गठबंधन बहुमत से दूर नजर आता है। अगर वहां के सहयोगी यहां जा मिले तो भी इंडिया गठबंधन को जनता ने 234 सीटें दी। उन्हें सरकार बनानी है तो फिर कम से कम 38 सांसद, याद रखिए, इसकी दरकिरार होगी। अगर टीडीपी जेडीयू को तोड़ भी लें तो भी सरकार बनाने की स्थिति में इंडिया गठबंधन नजर नहीं आता है बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, टीडीपी जेडीयू एनडीए के साथ हैं, आप जानते हैं, और फिलहाल एनडीए से अलग होने का ये रिस्क उठाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके जाने से भले ही बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी नहीं बन पाएगी। ऐसे में अगर वो एनडीए में रहेंगे तो सत्ता में अपने साथ साथ राज्य की मांगों को मनवा सकते हैं। इससे केंद्र के साथ साथ राज्य में सत्ता पर बने रहेंगे, इसका फायदा मिलेगा दोनों दलों को, ये जानते हैं वो। तीसरी बड़ी बात, एनडीए को तोड़ना मुश्किल नजर आता है। क्यों? ज्यादातर घटक दल बीजेपी से दूर होने का रिस्क क्योंकि नहीं लेना चाहते, और साथ ही दूर दूर तक ऐसी तस्वीर फिलहाल नजर भी नहीं आ रही है। नाराजगी जरूर उभरती है मसलों पर, लेकिन वो ठीक हो जाने के बाद फिर गलबैयां वो देखने को मिलती है। चौथी बात, इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर संशय है। सबसे बड़ी समस्या दरअसल एनडीए में फूट हो, कुछ और हो, सहयोगी टूटकर बिखरे तो भी इंडिया गठबंधन में जाने का फायदा होगा नहीं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए चुनौतियां बेहद ज्यादा है। इंडिया गठबंधन के पास अब तक कोई एक चेहरा नहीं है, बल्कि वहां कई दावेदार हैं जो खुद को मुखिया के तौर पर पेश करना चाहते हैं, मानकर बैठ गए स्वयंभू। ऐसे में सरकार बनाने का सिर्फ फुटबॉल होना इंडिया में लाजमी नजर आता है। अब आगे देखिए,
फिलहाल मोदी सरकार मजबूत दशा दिशा में दिखाई देती है। आंकड़ों और समीकरण को देखा जाए तो मोदी सरकार का गिरना कहीं नजर नहीं आता और जिस तरीके से गठबंधन को साधने के लिए बीजेपी ने कैबिनेट से लेकर राज्य मंत्री पद के लिए गठबंधन दलों के नेताओं को मौका दिया है और जो तालमेल बिठा रही है उससे साफ है कि फिलहाल सरकार के गिरने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हालांकि ये सिर्फ राजनीति है, बयानबाजी है, इसका असर होता है। राजनीति में कब क्या हो जाए लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में भले ही विपक्ष की बातों में फिलहाल तो दम न दिखता हो, लेकिन वक्त और हालात कभी भी किसी के लिए बदल सकते हैं, आप जानते हैं, और ये बात मोदी सरकार भी भली भांति बखूबी जानती है और इसलिए फूंक फूंक कर कदम उठाती भी है।